प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 में सारणी के गुणधर्म। अपन ने इससे पहले 5 गुणधर्म देख रखे हैं। आज अपन पढ़ते हैं छठा गुणधर्म। बड़ा मजेदार है ये गुणधर्म। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुणा करके जोड़ा जाए या घटाया जाए तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान नहीं बदलता है। तो ऐसी स्थिति में सारणी का मान नहीं बदलता है। नहीं आई बात समझ में? उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अपने पास में एक सारणी के ए और इसके अंदर जो अवयव दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2, 5 और साहब 3, 4। ये आ गया साहब। अगर मैं आपसे कहूं कि सारणी का मान क्या है तो इस सारणी का मान बेटा है 8 माइनस 15 और 8 माइनस 15 कितना हो गया? माइनस के 7। यह है सर। अब अपना गुणधर्म कह रहा है कि आप इसकी किसी एक पंक्ति या स्तंभ में किसी राशि का गुणा करके जोड़ें घटाएं तो ऐसी स्थिति में इस सारणी का मान नहीं बदलता। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा कि ऐसा कहा कि साहब मैं R1 यानी कि पहली पंक्ति को बदल रहा हूं। मैं पहली पंक्ति को बदल रहा हूं और कैसे बदल रहा हूं कि साहब R1 में मैं जोड़ रहा हूं दूसरी पंक्ति के अवयवों का 2 से गुणा करके। मतलब मैं R1 को कैसे बदल रहा हूं कि R1 प्लस 2R2। यहां पर अगर मैं इस सारणी की बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि साहब 2 है फिर प्लस और साहब R2 यानी कि इससे 2 का गुणा करा तो कितना हो गया? 6 और इसको इसमें जोड़ दिया। ऐसे ही 5 में मैंने क्या जोड़ा? 4 का गुणा 2 से करा 8 और यहाँ लिख दिया मैंने ये 3 और 4। इसके मुताबिक मैंने परिवर्तन कर दिया। अब क्या इसका मान भी -7 आएगा? तो देखते हैं बेटा। ये आ गया अपने पास में 8 और 5 और 8 कितने हो गए बेटा? 13 और 3 और 4। ठीक है बेटा। अब देखो आप 8 चौक 32 और माइनस 13 तिया 39। यह आ गया -7। देखो आप, सिंपल सी बात। मतलब किसी पंक्ति में, ऐसे स्तंभों में भी होगा कि यदि सारणी की किसी पंक्ति और स्तंभ के प्रत्येक अवयव का दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों से एक ही राशि से गुणा करके जोड़ा जाए घटाया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक उदाहरण और देखते हैं बेटा। यहाँ पर इसके तृतीय क्रम में इस गुणधर्म को देखते हैं साहब कि तृतीय क्रम में इस गुणधर्म का दोबारा से है ना, द्वितीय क्रम के बाद में अब तृतीय क्रम के सारणी में इस गुणधर्म का उपयोग कैसे होता है ये देखते हैं। यहाँ पर अपने पास में एक सारणिक लिया था तृतीय क्रम का। क्या है वो तृतीय क्रम का? 2 1 3 3 2 1 1 2 3। ये आ गया था। अगर मैं इसके मान को निकालने जाऊं तो ये प्लस माइनस प्लस, ये आ गया 2 6 माइनस 2 -1 और साहब 9 -1। ठीक है। फिर साहब प्लस के 3 और क्या आ जाएगा बेटा? 6 - 2। ये हो गया। अब यहाँ पर 6 - 2 4 और ये आ गया 2 8। 9 में से 1 गया 8 और ये -8। 6 में से 2 गए 4 और 3 12। इसका मान आ रहा है साहब 12। ठीक है। इस सारणी का सीधा सिंपल सा मान है 12। अब साहब यहाँ पर जब इस सारणी का सीधा सा मान आ रहा है 12, अब क्या काम करते हैं कि गुणधर्म नंबर 6 अपने से कहता है कि अगर किसी सारणी की एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति
के संगत अवयवों में एक राशि का गुणा करके जोड़ा जाए, ठीक है, या घटाया जाए तो इस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर R1 को बदला, और कैसे बदला बेटा, ये बदला R1 प्लस R2 और प्लस, ठीक है, यहाँ पर R3। मैंने क्या काम करा, इन तीनों पंक्तियों के अवयवों को, संगत अवयवों को जोड़ दिया। तो देखना मेरे पास में क्या बनेगा ये, तो मेरे पास में बना 2 प्लस 3 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2 प्लस 2 और 3 प्लस 1 प्लस 3। अब इनको ऐसा कैसे ही रखा था, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, ये देखो आप। तो गुणधर्म के अनुसार इसका मान भी सरल करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। देखते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पर ये हुआ साहब कितना, 6 3 1 और साहब 5 2 2 और 7 1 3 7 1 3। अब इसका मान निकालने जाते हैं, ये प्लस माइनस प्लस क्या है बेटा, देखो आप 6 और साहब 6 माइनस 2 माइनस 5, यह आया साहब 9 माइनस 1, फिर प्लस के साथ, ठीक है, तो ये आया अपने पास में 6 माइनस 2। अब साहब 4, ये आ गया 24, 9 में से गया 8, तो ये आ गया माइनस के 40, फिर 4, ये आ गया अपने पास में 28, ठीक है। अब इसमें से माइनस करा अपन ने, तो क्या आ रहा है बेटा, प्लस के 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन एक पंक्ति लें और उस पंक्ति में दूसरी पंक्ति के संगत अवयव लें, उनमें कुछ गुणा करें, गुणा करके जोड़ें, ठीक है, या घटाएं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हुआ साहब अपने पास में गुणधर्म नंबर 6, ठीक है, बहुत काम में आने वाला है ये आगे चल के। अब साहब आते हैं अपन गुणधर्म नंबर 7 पर। गुणधर्म नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में मुख्य विकर्ण के नीचे या मुख्य विकर्ण के ऊपर या मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान उस विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। पहली बात तो बालक समझ ही नहीं पाया कि साहब ये क्या कहना चाह रहा है अपने से, तो ये समझिए, यहाँ पर अपने पास में एक सारणिक है ए। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब ये मुख्य विकर्ण है 5 0 और साहब 3 और 2 1। एक सारणिक है बी, ठीक है, यहाँ पर है 4 3 0 और 2, ठीक है। एक है साहब सारणिक सी, ये कह रहा है साहब 6 0 0 ये। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि साहब मुख्य विकर्ण क्या है, तो यहाँ पर आप देखो, आप ये है अपने पास में मुख्य विकर्ण। इसका यहाँ पर कोई संख्या थी बेटा, कहाँ चाहिए, चलो 2 थी। यहाँ पर मुख्य विकर्ण क्या है बेटा, ये यहाँ पर मुख्य विकर्ण ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि ठीक है, यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव को छोड़कर शेष अवयव 0, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, तो ऐसी स्थिति में इस सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे, देखो आप, इस सारणिक का मान क्या आएगा बेटा, 5 3 15 माइनस 0 यानी के 15, ठीक है। इस सारणिक का मान क्या आएगा बेटा, 8 माइनस 0 यानी के 8,
ठीक है, इसका क्या मान आएगा 18 माइनस 0 यानी कि 18। ये किसके बराबर आ रहा है? मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं इनके गुणनफल के। ये तो द्वितीय क्रम का था, अगर ये तृतीय क्रम का होता तो क्या होता देखते हैं अपन। तृतीय क्रम में ये सारणी कैसे बनता है कि सारणी ये आया अपने पास में 2 0 0 और साहब 5 3 और 0 और साहब 1 2 और साहब यहाँ पे लिख दिया 1, ये आ गया। ठीक है, या फिर बी, ये आया अपने पास में 2 5 3 0 और 1 और 7 0 0 और 3। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़े। एक आया सारणिक सी, ये है अपने पास में 2 0 0 0 3 0 0 0 और 2, ये है सब। ठीक, यहाँ पर अगर अपन मुख्य विकर्ण की बात करें तो मुख्य विकर्ण क्या है बेटा? ये मुख्य विकर्ण। ठीक है ना, ये क्या है अपने पास में? मुख्य विकर्ण। ये क्या है अपने पास में? मुख्य विकर्ण। अब अपने से ये कहा जाता है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, तो ऐसी स्थिति में इस सारणी का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखते हैं साहब, ये आया अपने पास में वही प्लस माइनस प्लस, हाँ भैया 2। ठीक है, इसको छुपाया तो क्या आया अपने पास में 3 और साहब माइनस 0 और साहब ये माइनस 0। अब इसके साथ तो कुछ भी लिखो आप, 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है साहब 5 और माइनस 0, फिर साहब प्लस के 0 और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में 10 और माइनस 3, तो ये आया अपने पास में 6। सरल करने पर कैसे? इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करो, 2 गुणा 3 गुणा 1, 6। सही है भाई। यहाँ पर भी देख लो आप, ये है प्लस माइनस प्लस, तो ये आया अपने पास में 2 और साहब इसको छुपाया तो 3 माइनस 0। ठीक है, फिर माइनस 5, फिर इसको छुपाया और इसको छुपाया तो ये आया 0 माइनस 0, फिर साहब प्लस के 3, ये आया अपने पास में तो 0 माइनस 0 और क्या मान आ गया अपने पास में 6। मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। फिर यहाँ पर देखते हैं साहब, यहाँ पर वही प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ रहा है अपने पास में? देखो आप 2 और साहब इसको छुपा दिया तो 6 और माइनस 0, फिर माइनस 0। ठीक है, तो ये आ गया 0 माइनस 0 और फिर 0। ठीक है, फिर ये आ गया अपने पास में 0 माइनस 0, तो ये क्या आ रहा है अपने पास में 12। तो देखो आप, मुख्य विकर्णों के अवयवों का गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो क्या कहना चाह रहा था ये गुणनफल नंबर 7 में कि साहब अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयवों को छोड़ के शेष अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, तो ऐसी परिस्थिति में सारणिक का जो मान होता है उसके मुख्य विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब कुछ उदाहरण लेते हैं अपन बढ़िया से, जिसमें अपन इन गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे साहब। जैसे पहला है साहब, ये कह रहा है कि बिना प्रसरण से सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा,
इसका मान ज्ञात करते हैं। कैसे याद होगा ये देखिए आप, यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने क्या काम करा कि ये सारणिक दे रखा है आपने, इसका नाम रख दिया सारणिक ए। अब ये है अपने पास में C1, ये है C2 और ये है C3। क्या है? C1, C2 और C3। मैंने क्या काम करा, C1 को चेंज करा, यानी कि C1 को बदलो। और कैसे बदलो कि C1 और प्लस C2। अभी बताया था गुणधर्म नंबर 6 में कि साहब ऐसा कर सकते हैं अपन, तो अपन ने कर दिया साहब। करने पर अपने को क्या मिलेगा देखो आप, ये मिलेगा x प्लस ए और साहब y प्लस बी और साहब z प्लस सी। फिर यहाँ आ रहा है a और b और c। ये आ गया अपने पास में x प्लस ए और साहब y प्लस बी और z प्लस सी। अब साहब यहाँ पर देखो आप कि C1 और C3 जो है इनके संगत अवयव कैसे हैं? सर्वसम, समान समान, x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी और z प्लस सी। तो यहाँ पर अपने को ये बताया जा रहा है कि साहब अगर दो पंक्तियों और दो स्तंभों के, गुणधर्म में पढ़ा था ना अपन ने कि दो पंक्तियों और दो स्तंभों के, या दो पंक्तियों, कोई से भी दो पंक्तियां या कोई से भी दो स्तंभों के संगत अवयव सर्वसम होते हैं तो उस सारणी के मान को क्या कहते हैं? जीरो। उस सारणी का मान क्या आता है? जीरो। तो इस सारणी का मान क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें C1 और C3 यानी कि स्तंभ 1 और स्तंभ 3 के संगत अवयव सर्वसम हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं साहब। ये है साहब, सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में सबसे ज्यादा आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा संभावना इस तरीके के प्रश्नों के आने की होती है। यहाँ पर कह रहा है ये सिद्ध कीजिए कि साहब ये सारणी का मान ये है। अब ये बात याद रखनी है अपने को कि इसको ऐसे प्रसार नहीं करना कि आप R1 की मदद से या R2 की मदद से या C1 की मदद से या C2 की मदद से इसका प्रसार करें। आपको क्या करना है कि आपको जो गुणधर्म पढ़े ना अभी तक, उसका प्रयोग करते हुए इसको सरल करना। ठीक है, तो अपन क्या काम करते हैं कि जो जो अपने को चाहिए उसी हिसाब से इसमें गुणधर्म लगाते हैं। जैसे मुझे चाहिए सबसे पहले a माइनस बी। क्या चाहिए? a माइनस बी। अब कैसे आएगा a माइनस बी? तो a माइनस बी तब आएगा जब a में से मैं b को घटाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या काम करा कि ऐसे लिखा कि साहब दिया है, देखना जरा, दिया है। क्या दिया है साहब? कि एक सारणिक है यहाँ पर, इसका नाम रख दिया a, और ये आया अपने पास में एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर और एक c स्क्वायर। अब मुझे चाहिए a माइनस बी। तो मैंने इसमें बदला। कैसे बदला? कि R1 यानी कि पहली पंक्ति को बदलो। और कैसे बदलो? कि R1 में से R2 को घटा दो। ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा देखो आप, एक में से एक गया तो 0, a में से b गया तो a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। और साहब बाकी ऐसा ही रहने दिया, एक बी स्क्वायर और साहब एक सी स्क्वायर। ठीक है, अब साहब a माइनस बी चाहिए था, ये आ रहा था। अब मुझे चाहिए b माइनस सी। तो मैंने क्या काम करा, अब R2 को बदला। और साहब कैसे बदला? कैसे मिलेगा मेरे को b माइनस सी? b में से जब c को घटाऊंगा, तो b में से c को घटाने के लिए R2 को बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलूंगा कि साहब R2 में से घटाऊंगा मैं किसको? R3 को। जब मैं R2 में से R3 को घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा जरा देखें। यहाँ पर क्या मिल रहा था? 0, a माइनस बी। अच्छा, ये तो एक सूत्र है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर देखो आप 1
और बी, सॉरी एक में से एक गया तो 0, बी माइनस सी, और बेटा यहाँ क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जिसको लिख दिया मैंने बी माइनस सी और बी प्लस सी। ठीक है बेटा, फिर आ गया एक सी और सी स्क्वायर, ये देखो आप। ठीक है, अब यहां पर दिखाई दे रहा है कि साहब R1 में से तो a माइनस बी को कॉमन ले लो, R2 में से b माइनस सी को कॉमन ले लो, तो R1 में से a माइनस बी एवं R2 में से b माइनस सी, क्या करने पर, कामन लेने पर। अब जब कामन लिया तो यहां पर आ गया साहब a माइनस बी और साहब b माइनस सी। अब क्या बचा अंदर, देखो आप, ये आ गया 0, 1 और a प्लस बी, यहां पर क्या आ गया 0, 1 और b प्लस सी, और यहां पर एक सी और सी स्क्वायर, ये बचा साहब। अब इसको सरल करना है अपने को, तो यहां पर अपन क्या काम करें कि उस स्तंभ या उस पंक्ति से इसको सरल करते हैं जिसमें 0 की संख्या ज्यादा हो, यानी कि शून्य ज्यादा हो। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि साहब इसमें प्रथम स्तंभ में शून्य ज्यादा है। अब मैं इसको छुपा के इसका गुणा करूंगा तो 0 आएगा, इसको छुपा के गुणा करूंगा तो 0 आएगा। अब बचा ये 1, तो जब मैं इस 1 को छुपाऊंगा, यहाँ पर देखो आप ध्यान से, जब मैं इस 1 को छुपाऊंगा तो ये भी छुप जाएगा और ये भी छुप जाएगा, और क्या आएगा मेरे पास में आएगा साहब ये सीधे से। तो यहाँ बचा a माइनस बी और साहब b माइनस सी। अब इसका गुणा करा इससे तो ये आया b प्लस सी, फिर माइनस a माइनस बी। ठीक है, अब देखो आप, यहाँ आ गया a माइनस बी और b माइनस सी। अब यहाँ पर b से ये b अल्लाह को प्यारा हो गया, और क्या बचा, c माइनस a। अब यहाँ पर गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए लास्ट में आगे आपको करना पड़े। ये गुणधर्म का उपयोग इसलिए करते हैं कि अपन इस सारणी को आसानी से हल कर सकें। अपना यहाँ पर उद्देश्य ये होता है कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में 0 की संख्या अधिकतम कर लें। अगर एक पंक्ति के तीनों अवयव 0 हो जाएं या एक स्तंभ के तीनों अवयव 0 हो जाएं तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 0 तो हो ही जाए। अगर मान लो ये तीसरा भी 0 हो जाता तो इस सारणी का मान 0 हो जाता, लेकिन 2 0 होने पर फिर आसान सा कार्यक्रम रहता है, आसान से सरल करा, आंसर आ गया। ठीक है बेटा।